हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जो सिस्टम बायो में सिस्टम का चैप्टर लेके आई हूँ वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बहुत ही लेंदी है लेकिन इजी है, तो इसका आप वन शॉट सुनिए और इसका नोट्स भी देखिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगा लास्ट टाइम रिवीजन में। तो नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, नर्वस सिस्टम कुछ सेल्स से बना है जो मैसेंजर सेल्स हैं, उनके कॉम्पोजिशन से बना है। जैसे बहुत सारे सेल्स आप देख सकते हैं, उसी तरह हमारे सिलेबस में जो सेल है वो है न्यूरॉन, और न्यूरॉन सेल नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं। यानी ये सेल्स जो इस सिस्टम को कंप्लीट कर पाते हैं, कुछ ऐसा दिखता है। हमारा न्यूरॉन सेल लॉन्गेस्ट सेल होता है और यह सेल का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। ये एग्जाम में लेबलिंग में आता है और कभी कभी ये बनाने भी आ सकता है। तो इसका डायग्राम हम पहले समझते हैं। यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है बीच में। इसके बाद जो साइटोप्लाज्म है, ये येलो कलर का जो आपको दिख रहा होगा, ये साइटोप्लाज्म ऊपर की तरफ फैला हुआ है हेयर लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, जिसको हम डेंड्रॉइड बोलते हैं। यहाँ इसका साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के आसपास है और साइटोप्लाज्म की वजह से ये बहुत लंबी टेल की तरह बनता है, जिसे हम एक्सॉन कहते हैं, जो कि लॉन्गेस्ट होता है। और यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी आपको दिख रहा होगा, जिसको मैंने बताया डेंड्राइड कहते हैं। ये एक मल्टीपोलर न्यूरॉन है। फिर इसका आपको एक्सॉन टर्मिनल दिख रहा होगा नीचे साइड। एक्सॉन टर्मिनल ये दूसरे साइड होता है और बीच में जो आपको ये दिख रहा है, ये हमारा एक्सॉन है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इसके जो हेयर लाइक सेल्स हैं, डेंड्राइट बोलते हैं, ठीक है। और डेंड्राइट हमारा एक लॉन्ग एक्सटेंशन की तरफ जाता है, जिसे हम एक्सॉन बोलते हैं। और इस ओर एक्सॉन टर्मिनल होता है, जो लास्ट में यह सर्कुलर स्ट्रक्चर की तरह दिखता है। इसको हम साइनॉप्टिक नॉब्स बोलते हैं। साइनॉप्टिक नॉब्स छोटे छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं साइनॉप्टिक रिसाइकल। ऐसे छोटे छोटे 10 पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और साइनॉप्टिक इसमें केमिकल पड़े होते हैं, जिसको हम ट्रांसमीटर्स होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो साइनॉप्टिक नॉब्स के साइनॉप्टिक रिसाइकल के अंदर पड़े होते हैं। सिग्नल हमेशा एंटर करता है इन अ फॉर्म ऑफ डेंड्राइट। डेंड्राइट से सिग्नल एंटर किया और फिर डेंड्राइट से एंटर करने के बाद ये हमारी सेल बॉडी के अंदर, मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से होते हुए फिर ये हमारे एक्सॉन के ऊपर और फिर एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचने के बाद वो सिग्नल न्यूरोट्रांसमीटर्स को साइनॉप्टिक साइकिल से बाहर निकाल देता है। और उसके बाद इसका जो एसेंडेंट न्यूरॉन होगा, उसके डेंड्राइट से इस सिग्नल को फिर रिसीव कर लेते हैं। तो ये एक लंबी चेन की तरह काम करता है। यहाँ से सिग्नल एंटर करेगा और फिर सिग्नल न्यूरॉन के अंदर अंदर होते हुए ये फिर इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स में होता है। जब न्यूरॉन के अंदर सिग्नल जा रहा है तो ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में जा रहा है, लेकिन जैसे ही यह सिग्नल यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर के बाहर फेंक देता है, यहाँ पर सिग्नल केमिकल इम्पल्स के फॉर्म में हो जाता है, क्योंकि यहाँ केमिकल का रोल आ गया। लेकिन अंदर आपको कोई भी केमिकल जाता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि अंदर केमिकल प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्स फॉर्म में ही जाता है। जब न्यूरॉन के अंदर सिग्नल नहीं है तब ये रेस्टिंग फेज में है, रेस्टिंग स्टेट में है। इसके अंदर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है और बाहर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है।
लेकिन जब इलेक्ट्रिक सिग्नल इसके अंदर एंटर करेगा तब प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ बहुत सारे सोडियम को अपने अंदर एंटर करा लेती है। सोडियम जिसके ऊपर Na+ होता है, प्लस चार्ज होता है, वो अंदर एंटर करती है, तब इसे डीपोलराइड स्टेज कहते हैं। यहाँ पर हमारा ओरिजिनल चार्ज कंडीशन चेंज हो जाता है। ओरिजिनल चार्ज कंडीशन क्या था? बाहर प्लस था और अंदर माइनस था। यह इसका रेस्टिंग या पोलराइड स्टेट था। फिर पोलराइड स्टेट बाहर प्लस है और अंदर माइनस है। ओरिजिनल चार्ज कंडीशन था बाहर की ओर प्लस और अंदर की तरफ माइनस। ये इसका रेस्टिंग या पोलराइड स्टेट था। अब फिर जब यहाँ पर अभी बाहर प्लस और अंदर माइनस है, जैसे ही सिग्नल एंटर करेगा तो अंदर की तरफ प्लस और बाहर की तरफ माइनस हो जाएगा और यह सिग्नल आगे जंप करते हुए, मूव करते हुए हमारे न्यूरॉन के अंदर एक बार रिपीट करता है। जब इसका सिग्नल अंदर चार्ज के फॉर्म में कंडक्ट कराना होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने अंदर सोडियम को एंटर कराती है और उस पर्टिकुलर जगह पर यहाँ सोडियम एंटर करता है, कंडीशन चेंज हो जाता है और इस जगह पर अंदर की ओर प्लस और बाहर की ओर माइनस हो जाता है। उसे फिर डीपोलराइड स्टेट कहते हैं। ये सिग्नल अब आगे जाएगा और अब परमिएबिलिटी की सोडियम को और बाहर माइनस हो जाएगा और फिर यह वाली ओरिजिनल कंडीशन हो जाएगी जो पहले थी, अंदर माइनस और बाहर प्लस। फिर ये पोलराइड स्टेट आ जाएगा और रेस्टिंग स्टेज में आ जाएगा। इसे हम रीपोलराइजेशन कहते हैं। ऐसे करके सिग्नल मूव करता है और एंड में आ जाता है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के पास। ये शॉन एक्सॉन के ऊपर शॉन सेल्स होता है। शॉन सेल्स में एक तरफ न्यूक्लियस होता है और एक तरफ इसका साइटोप्लाज्म होता है। शॉन सेल्स के साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं न्यूरिलेमा। ठीक है, न्यूरिलेमा बोलते हैं इसे। ये हमारा शॉन सेल्स का साइटोप्लाज्म होता है। ये इसके ऊपर खुद रैप रहता है और ये माइलिन शीथ फॉर्म करता है और ये माइलिन शीथ जो होता है वही एक्चुअली इसे वाइट कलर देता है। शॉन सेल्स की कवरिंग हो जाती है और ये शॉन सेल्स अंदर से माइलिन का रैप होता है जो इसे वाइट कलर देता है। शॉन सेल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप भी दिखेगा। उस गैप को हम नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं। नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, तो हमारा एक्सॉन था। पहले एक्सॉन के ऊपर शॉन सेल्स आए जिन्होंने खुद को कवर करना स्टार्ट किया। शॉन सेल्स के बीच में जो गैप होता है उसे नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं। ये जो शॉन सेल्स इसको कवर कर रहे हैं उसकी एक जगह पर माइलिन डिपॉजिट होती है। वो माइलिन इसे रैप करके इसे वाइट कलर देती है। ठीक है, उसे हम और इसके साइटोप्लाज्म को हम न्यूरेलिमा कहते हैं। ठीक है, एक्सॉन है। एक्सॉन का वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म और इसके अंदर छोटे छोटे ग्रैनुअल्स भी होते हैं। छोटे छोटे ग्रैनुअल्स दिखेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। इनको हम निजल ग्रैन्यूल्स कहते हैं। निजल ग्रैन्यूल्स। ये निजल ग्रैन्यूल्स बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहते हैं जो राइबोसोम्स होते हैं। उनके ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा और इसके पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके राइबोसोम्स बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अटैच होते हैं। यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है और ये स्ट्रक्चर निसल ग्रैन्यूल्स है। ठीक है, तो ये हमने
सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन को पढ़ा। ये ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन है। एक्सॉन के जो ब्रांचेस होते हैं उन्हें कोलेटरल्स कहते हैं। अब साइनेप्टिक क्लेफ्ट ये इसे डायग्राम से समझेंगे। ये जो गैप है, छोटा सा गैप, इसे हम साइनैप्स कहते हैं। और साइनैप्स के 3 एरिया हैं। यहाँ जब सिग्नल निकला, फिर बीच में जो खाली गैप है जहाँ पर सिग्नल आया, और फिर जो दूसरा न्यूरॉन और उसके डेंड्राइट का एरिया, इसको मिलाकर साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। तो ये प्री साइनेप्टिक, ये गैप, और लास्ट वाला पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट बनाता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स: सेंसरी न्यूरॉन, मिक्स्ड न्यूरॉन एंड एसोसिएशन न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है कि ये हमारे रिसेप्टर से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं हमारे मैसेज को। फिर मोटर न्यूरॉन क्या करता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये इफेक्टर को वापस पहुंचाता है सिग्नल। और एसोसिएशन न्यूरॉन क्या करते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं, और ये इनका काम होता है कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के आपस में कनेक्शन बनाना, उसके आपस में मैसेज को पास करना। इसे रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है। और नर्व क्या है? नर्व है बंडल ऑफ एक्सॉन्स को हम नर्व कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का आई एग्जाम्पल होता है ऑप्टिक नर्व अराइजिंग फ्रॉम द आई एंड एंडिंग इन द ब्रेन। उसके बाद मोटर नर्व्स का एग्जाम्पल होता है muscles of eyeball for rotating the eye, a nerve arising from the brain and supplying the muscles of eyeball for rotating the eye. और mixed nerve का एग्जाम्पल स्पाइनल नर्व होता है। जैसे एक्सॉन के ग्रुप को हम नर्व कहते हैं, इसी तरह साइटोन और सेल बॉडी के ग्रुप को हम गैंग्लियन कहते हैं। गैंग्लियन इज singular and ganglia is plural. ठीक है। तो nerve is a bundle of nerve fibers, axons of separate neuron enclosed in a tubular sheath, and ganglion are the aggregate of the cyton or cell body of a nerve cells from which the nerve fibers may arise or enter. अब हम देखते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के मेन 2 पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बीच का पार्ट होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ अ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें बहुत सारे नर्व्स आते हैं जो साइड सब में, जो ब्रेन से निकलते हैं वो क्रेनियल नर्व्स, जो स्पाइनल से निकलते हैं वो स्पाइनल नर्व्स, और जो पेरिफेरी साइड से निकलते हैं वो पेरिफेरल नर्व्स। अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 भाग में बटा है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 तरह का होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जो कि हम खुद से करते हैं, जैसे हम किसी को इशारा कर रहे हैं या फिर हम कुछ मूवमेंट कर रहे हैं अपने हैंड्स का या लेग्स का। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कन्वे इंफॉर्मेशन टू स्केलेटल मसल्स, और ये क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर होते हैं और स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर होते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ चेन्स ऑफ गैंग्लिया एंड नर्व्स which control the involuntary action of many internal organs। जो हमारे शरीर के अंदर जो भी हमारा एक्शंस हो रहे हैं जो कि हम नहीं कर रहे हैं, वो खुद से होता है, जैसे मूवमेंट ऑफ हार्ट मसल्स, ग्लैंड्स, ये सारा इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आता है।
ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी दो तरह के होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये स्टिमुलेटरी होते हैं, ये अचानक से होते हैं, जैसे एक्सेलरेट्स हार्ट या हार्ट बीट, या डायलेट्स पुपिल, कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स, रिलीजेस शुगर फ्रॉम लीवर। ये सब अचानक वाले जो भी एक्शंस होते हैं ये सिंपैथेटिक में आते हैं। ये नेक और वेस्ट के बीच में ये नर्व्स होते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक जो कि जितने भी अचानक वाले एक्शंस को नॉर्मल करते हैं, जैसे कामिंग, रेस्टोर नॉर्मल बॉडी कंडीशन। ये नर्व्स अबव नेक एंड बिलो सैक्रम ये प्रेजेंट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन का वेट 1.35 kg के अराउंड होता है और ये हमारे बॉडी वेट का 2% होता है, और इसमें 80% वाटर होता है एंड कंज्यूम मोर देन 25% ऑफ टोटल ऑक्सीजन टेकन इनटू द बॉडी, जो कि 1/4 होता है टोटल ऑक्सीजन का। ब्रेन को जो प्रोटेक्शन देता है वो होता है क्रेनियम, और स्पाइनल कॉर्ड को जो प्रोटेक्शन देता है वो होता है वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम बैकबोन भी कहते हैं। ठीक है, इज प्रोटेक्टेड बाय 3 मेम्ब्रेनस कवरिंग, जिसको 3 मेम्ब्रेन के कवरिंग होते हैं, जिसको मेनिंजीज कहा जाता है, विच कंटिन्यू बैकवर्ड ऑन द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, उसमें सबसे अंदर वाले कवरिंग को पिया मैटर कहते हैं। ये बहुत सॉफ्ट कवरिंग होता है जो ब्रेन को अंदर से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद आर्किनॉइड, और उसके बाहर ड्यूरा मैटर। तो ये 3 लेयर होता है, इन तीनों को मिलाकर हम इसे मेनिंजीज कहते हैं। तीनों के बीच में एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। उस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से बचाता है। अब ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन इसका होता है एक सेरिब्रम और डायंसिफेलॉन, मिड ब्रेन, और उसके बाद हिंड ब्रेन का होता है सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। सेरिब्रम वो पार्ट, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, और ये थिंकिंग पार्ट होता है। डायंसिफेलॉन इसके फिर 2 पार्ट होते हैं, थैलमस एंड हाइपोथैलमस। सेरिब्रम इसको सीट ऑफ इंटेलिजेंस, मेमोरी, कॉन्शियसनेस, विल पावर, वॉलेंट्री एक्शन, इन सब का फंक्शन होता है सेरिब्रम का। डायंसिफेलॉन में थैलमस होते हैं जो कि इट रिले पेन एंड प्रेशर इंपल्स टू सेरिब्रम, और हाइपोथैलमस कंट्रोल टेम्परेचर एंड पिट्यूटरी। मिड ब्रेन ये स्मॉल ट्यूबुलर पार्ट होता है, और तीसरा है हिंड ब्रेन, इसमें सेरिबेलम कोऑर्डिनेट द मस्कुलर एक्टिविटी एंड बैलेंसेस ऑफ द बॉडी। पॉन्स इट कैरीज impulses from one hemisphere of brain to the other hemisphere and coordinate muscular movement on both sides of the body. और उसके बाद medulla oblongata. Medulla oblongata controls activities of organs like heartbeat, breathing. अब cerebrum भी 2 पार्ट में होता है, right cerebral hemisphere and left cerebral hemisphere. राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर कनेक्टेड होते हैं कॉर्पस कोलेसम से। ग्रे मैटर और वाइट मैटर। ग्रे मैटर हमने पढ़ा था कि ये साइटोन के कवरिंग, जो इनर पार्ट होते हैं साइटोन का, उसको ग्रे मैटर कहते हैं सेल बॉडी के। और एक्सॉन का पार्ट को व्हाइट मैटर कहते हैं। वो व्हाइट इसलिए होता है क्योंकि माइलिनेटेड शीथ होता है उसमें। तो हम देखेंगे कि ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर की तरफ रहता है और व्हाइट मैटर अंदर की तरफ रहता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर की तरफ होता है और व्हाइट मैटर बाहर की तरफ होता है।
स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमारे ब्रेन में जो फोल्डिंग्स दिखते हैं, इन ग्रूव्स को हम और जो ऊपर की तरफ रहते हैं वो गायरी, और जो नीचे की तरफ रहते हैं उनको सल्सी कहते हैं। जैसे हमारे ब्रेन में 3 लेयर होता है, उसी तरह हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास भी 3 लेयर होता है। और स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है, ये जितने भी नेक के नीचे के रिफ्लेक्सेस है, जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है, उसको परफॉर्म करते हैं। और ये इसका दूसरा काम होता है कि ये सेंसरी इम्पल्सेस को पहुंचाते हैं ब्रेन तक, और ब्रेन से मोटर रिस्पॉन्सेस को पहुंचाते हैं मसल्स ऑफ ट्रंक एंड लिम्स तक। तो ये एक मीडिएटर का काम करता है दोनों तरफ से। और स्पाइनल कॉर्ड का लोकेशन देख लेते हैं। इसका लोकेशन होता है आपका मेड्यूला, ब्रेन के मेड्यूला से ये शुरू होता है, पूरे बैकबोन में होता है, और नीचे सेकंड ल्यूमर वर्टिब्रा तक ये रहता है। L2 तक इसका लोकेशन रहता है। इस डायग्राम को हम समझते हैं। इसमें दिखाया गया है कि रिसेप्टर जो स्किन में होता है, वहां से सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेकर ये जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में, और ये डॉर्सल साइड से जाता है, मतलब पीछे साइड से जाता है। इसीलिए ये सेल बॉडी इन डॉर्सल रूट गैंग्लियन यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेके स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर पे पहुंचा, और यहाँ पे मैसेज रिलीज किया, और फिर वहां से जो हमारा रिले न्यूरॉन है, ये मैसेज पास किया मोटर न्यूरॉन को, और फिर मोटर न्यूरॉन वो मैसेज लेकर वो ग्रे मैटर से वो आपका पहुंचा एफेक्टर मसल के पास, और उसे मैसेज किया। इस तरह से ये काम करता है। और इसका मीनिंग है डायरेक्टेड बैक और रिफ्लेक्टेड, मतलब तुरंत जो एक्शन होता है किसी तुरंत एक्शन के अपोजिट में जो रिएक्शन होता है उसे रिफ्लेक्स कहा जाता है। और ये मेनली 2 टाइप्स का होता है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री परफॉर्म्ड कॉन्शियसली एंड इनवॉलेंट्री परफॉर्म्ड अनकॉन्शियसली। जैसे वॉलेंट्री का एग्जांपल है, हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसे टीवी देखते हैं, या फिर हम कुछ खा रहे हैं, या फिर हम कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, ये सारे वॉलेंट्री एक्शंस हैं। और इनवॉलेंट्री एक्शंस, सारे रिफ्लेक्स एक्शंस इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। वो क्विक भी होते हैं, स्लो भी होते हैं, इमीडिएट भी होते हैं। वो स्टिमुलस से वो आते हैं, वो रिफ्लेक्स एक्शन। और वो स्टिमुलस या तो इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है। जैसे हम अगर हमारे आँखों में कुछ चला जाता है, या फिर अगर हम कोई गर्म या ठंडी चीज़ें छू देते हैं, तो हम तुरंत अपना हाथ वहाँ से हटाते हैं। तो ये इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। रिफ्लेक्स आँख को हम दिखा सकते हैं, उसका जो पाथवे होता है, सबसे पहले स्टिमुलस, फिर रिसेप्टर इन सेंस ऑर्गन, वहाँ से फिर सेंसरी नर्व को एफरेंट नर्व भी कहते हैं, फिर वहाँ से जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड में या ब्रेन में, फिर वहाँ से एफेक्टर नर्व, उसके बाद वो देता है मसल्स को। तो इस तरह से रिफ्लेक्स आ जाता है, which is very quick, which is very immediate. Now, अब हम देखेंगे टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस 2 टाइप्स के होते हैं। नेचुरल रिफ्लेक्सेस जो इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस होते हैं,